कबीर गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरा और जाकर जोर से मदीहा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ये शोर सुनकर ठाकुर और ठकुराइन भी जाग गए और घबराकर अपने कमरे से बाहर आए। मदीहा ने दरवाज़ा खोला तो वह बहुत घबराई हुई थी। कबीर ने उसे धक्का दिया और कमरे में दाखिल हुआ। आमिर, ठाकुर, ठकुराइन अभी मदीहा के कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि गोली चलने की आवाज़ आई। कबीर के पास जब तक वह तीनों पहुँचे 3 बार गोली की आवाज़ आ चुकी थी। जब वह तीनों कमरे में गए तो कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। आमिर एक गांव में रहता था। घर में गरीबी होने के बाद भी उनके घर खुशियां और सुकून से भरा हुआ था। उसके घर में वह और उसके माँ बाप ही थे। गांव के लोग अक्सर उसे आमिर न कहकर माली का बेटा कहकर पुकारते थे, क्योंकि आमिर के बाप दादा ठाकुर के बागों की देखभाल सालों से करते आ रहे थे। उस छोटे से गांव में ठाकुर की बहुत इज्जत और दबदबा था। उसकी वजह ये नहीं थी कि वह कोई जालिम और सख्त इंसान था, बल्कि चारों तरफ उसकी प्रॉपर्टी और ज़मीन और बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी वह गरीबों और बेसहारा लोगों का बहुत ख्याल रखता था। और उसके अंदर घमंड नाम की चीज़ ही नहीं थी। जहाँ तक हो पाता वह सभी गरीबों के काम आता। गांव का हर इंसान उससे बहुत खुश था। आमिर की ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आमिर के माँ बाप शहर गए हुए थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। उस वक्त आमिर सिर्फ 10 साल का था। उनकी मौत के बाद उसका घर तो वीरान हो गया और आमिर इस भरी दुनिया में अकेला रह गया। अकेलापन तो एक तरफ, कोई उसे रोटी देने वाला भी नहीं था। करीब 1 हफ्ते तक गांव वालों ने ही और आस पड़ोस के लोगों ने उसे खाना पीना दिया, मगर आखिर कब तक कोई उसको सहारा दे सकता था। मगर ऊपर वाला किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। वह इंसान की इस तरह से मदद करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन अपने वीरान घर में उदास बैठा हुआ था कि ठाकुर अपनी बीवी के साथ अंदर आया और उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। ठाकुर की बीवी ने आमिर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम परेशान क्यों होते हो? आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे बेटे कबीर की तरह। कबीर ठाकुर का बेटा था। उस दिन ठाकुर आमिर को अपने साथ हवेली ले गए और अपने बच्चों के साथ उसे भी पालने लगे। सभी गांव वाले ठाकुर की इस रहम दिली से बहुत खुश थे और उसे दुआएं देते थे। आमिर ने अपने घर को वैसे तो ताला लगा दिया था, मगर कभी कभार वहां आमिर चक्कर लगाने चला जाता, क्योंकि उसका घर हवेली से कुछ ही दूरी पर था। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। ठाकुर और उसकी बीवी ने आमिर को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था। उन्होंने अपने बेटे कबीर और अपनी बेटी मदीहा और आमिर के बीच कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। आमिर भी वक्त के साथ साथ उन बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गया था जैसे वे तीनों सगे बहन भाई हों, क्योंकि उनकी उम्र में इतना कोई फ़र्क भी नहीं था। मदीहा आमिर से 2 साल छोटी थी और कबीर आमिर से 1 साल बड़ा था। तीनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते, एक साथ खाते पीते। आमिर को इसलिए कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह ठाकुर की औलाद नहीं है। यूं ही 10-11 साल गुजर गए थे और अब तीनों ही बच्चे जवान हो चुके थे। कबीर तो कद काठी में अपने आप पर गया था, अपने बाप पर गया था। ऊंचा लंबा कद और चौड़ा सीना, मगर उसका मिजाज और उसकी आदत अपने बाप पर बिल्कुल भी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्सा करना और तेज़ बात करना, ये सब कबीर की आदतों में शामिल था। मदीहा बेइंतहा खूबसूरत थी। सफ़ेद रंगत, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श वाली, बेपनाह खूबसूरत, जो देखता देखता ही रह जाता। गांव में उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। एकदम ठाकुरों वाली बात उसके अंदर दिखती थी। ज़िंदगी के हर गम से लापरवाह, सारा दिन मज़े से गुजारती। मगर ठकुरायन को मदीहा की शादी के लिए फ़िक्र लगी रहती। अक्सर शाम को मदीहा मुंशी के घर जाती और 1-2 घंटे बाद लौट आती, क्योंकि मुंशी की 2 बेटियां थीं और वो दोनों उसकी सहेलियां थीं। कभी मुंशी की बेटियां भी हवेली में आकर मदीहा के साथ खूब गपशप करती। आज मदीहा को मुंशी के घर गए 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, मगर वह अभी तक लौटी नहीं थी। ठाकुर ने आमिर से कहा कि जाओ ज़रा पता तो करो मदीहा कहाँ रह गई है आज, बल्कि उसे अपने साथ लेकर वापस आओ। आमिर ने कहा, अच्छा अभी जाता हूँ। ये कहकर वह सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि सामने से कबीर आता हुआ दिखाई दिया। कबीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आमिर ने जवाब दिया कि मुंशी जी के घर जा रहा हूँ, मदीहा को देखने। काफ़ी देर हो गई है, वह अभी तक वापस नहीं लौटी है। कबीर थोड़ा हैरान हुआ और कहा, कमाल है, मैं तो अभी अभी मुंशी के घर से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन के कुछ कागज़ देखने थे, मगर मदीहा तो वहाँ नहीं थी। यह सुनते ही ठाकुर ने कहा,
कि हो सकता है मुंशी की बेटियों के साथ बाग की तरफ चली गई हो। कबीर ने कहा, मगर मुंशी की तो दोनों बेटियां घर पर ही मौजूद थी। ये सुनकर ठाकुर परेशान होने लगा। मगर आमिर ने कहा कि बाबा आप फिक्र ना करें, हम पता करते हैं। ये कहकर आमिर और कबीर जीप की तरफ बढ़े ही थे कि सामने से मदीहा आती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर कबीर ने पूछा, कहाँ थी तुम अब तक? मदीहा ने कहा, मैं तो मुंशी के घर ही थी। कबीर ने कहा, तुम तो वहाँ नहीं थी, मैं अभी अभी मुंशी जी के घर से ही लौटा हूँ। मदीहा थोड़ा गुस्से में आ गई और बोली, कबीर तुम ज़्यादा थानेदार न बनो। अब क्या मैं तुमसे पूछ कर जाया करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? ये कहकर मदीहा गुस्से से आगे बढ़ गई। मगर ठकुराइन ने जब थोड़ा नरमी से पूछा कि मदीहा किधर गई थी, कहाँ थी, तो मदीहा कहने लगी, माँ आज मेरा दिल कर रहा था कि अकेले बाग की सैर करूं, इसीलिए मुंशी जी के घर से निकलने के बाद मैं बाग की तरफ चली गई थी। यह सुनकर ठकुराइन और आमिर और कबीर थोड़ा शक में पड़ गए, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं, यह सोचकर कि शायद ऐसा ही हो, क्योंकि मदीहा पहले कभी इस तरह घर से देर से नहीं आई थी। उसी दिन मदीहा का यही रूटीन हो गया था कि हफ्ते में 1-2 बार इस तरह ज़रूर देर से घर आती और पूछने पर इसी तरह बहाने कर देती। इस तरह ये बात सभी के लिए शक की वजह बनने लगी। पहले तो ठकुराइन ने ठाकुर जी से इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर आखिर कब तक चुप रहती, क्योंकि इस तरह तो कई तरह के शक दिमाग में पैदा हो रहे थे। इस बात को लेकर एक बार तो कबीर और मदीहा का झगड़ा भी हुआ था, मगर फिर सबके दिमाग में यह सवाल बगैर किसी जवाब के ही रह गया कि आखिर मदीहा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था, या फिर शायद ये हम सब का वहम हो और सच यही हो कि मदीहा सच में मुंशी की बेटियों से मिलने के बाद बाग की सैर के लिए चली जाती हो। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए और कुछ दिनों से मदीहा ने मुंशी के घर आना जाना भी कम कर दिया था। अचानक इस तरह का बदलाव मदीहा में देखकर सभी हैरान थे, मगर अजीब बात यह थी कि मदीहा ना तो उदास लगती और ना ही उसके चेहरे पर कोई गम या फिक्र नजर आई। हालांकि बचपन की सहेलियों से एकदम ही मिलना जुलना बंद कर दिया जाए तो इंसान थोड़ा उदास हो जाता है, मगर उदासी तो दूर की बात, उल्टा मदीहा का चेहरा तो पहले से भी ज़्यादा खिला नजर आता और वह खुश नजर आती। मदीहा के बर्ताव में आए इस बदलाव की वजह क्या थी, इसका तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा था। बहरहाल इस बात को सभी ने नज़रअंदाज कर दिया, शायद इसलिए भी कि कोई परेशानी की ख़ास बात नहीं लग रही थी। एक रात आमिर की तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। रात को आमतौर पर हवेली के सारे नौकर अपना काम ख़त्म करके चले जाते थे, इसीलिए हवेली में सिर्फ घर के ही लोग होते थे, यानी ठाकुर ठाकुरायन और तीनों बच्चे। रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के 2:30 बजे का वक्त था। आमिर ने सोचा कि मैं किचन में जाकर खुद ही चाय बना लूँ, शायद तबीयत में थोड़ा आराम मिले। वह उठा और किचन की तरफ गया। वह अभी चाय बना ही रहा था कि किचन में कबीर आया। वह पानी पीने आया था, जो कि अक्सर वह रात को उठकर पिया करता था। 2-3 बार तो वह ज़रूर उठता था, ये उसकी बचपन से ही आदत थी। आमिर को चाय बनाते देखकर उसने कहा कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, चलो मेरे लिए भी चाय बना लो, दोनों साथ बातें करते हैं, शायद कुछ वक्त कट जाए। तो आमिर ने कबीर के लिए भी चाय बना ली। कबीर वहीं एक तरफ कुर्सी डालकर बैठ गया। आमिर और कबीर दोनों चुप थे और चाय तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान उन दोनों को महसूस हुआ कि कोई मर्द औरत धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हैं। हवेली में खामोशी होने की वजह से उन्हें पता था कि ये हमारा वहम गुमान नहीं है। बातों की आवाज़ साफ उस तरफ से सुनाई दे रही थी जिधर मदीहा का कमरा था, जो किचन के पास ही था। बातों की आवाज़ सुनकर आमिर और कबीर कुछ सेकंड एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे, मगर बोले कुछ नहीं। उसके बाद कबीर सीधा ऊपर मंजिल पर अपने कमरे में गया और पिस्तौल लेकर नीचे आया। आमिर किचन के दरवाजे पर ही चुपचाप खड़ा था। कबीर तेज़ी से गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरा और जाकर ज़ोर से मदीहा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। यह शोर सुनकर ठाकुर और ठकुरायन भी जाग गए और घबराकर अपने कमरे से बाहर आए। मदीहा ने दरवाज़ा खोला तो वह बहुत घबराई हुई थी। कबीर ने उसे धक्का दिया और कमरे में दाखिल हुआ। आमिर ठाकुर ठकुरायन अभी मदीहा के कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि गोली चलने की आवाज़ आई। कबीर के पास जब तक वह तीनों पहुंचते 3 बार गोली की आवाज़ आ चुकी थी। जब वह तीनों कमरे में गए तो एक नौजवान खून से लथपथ ज़मीन पर ढेर पड़ा था और कबीर गुस्से से उसकी लाश को देख रहा था। मदीहा डर के मारे सहमी खड़ी थी। कबीर फ़ौरन मदीहा की तरफ लपका
और उस पर पिस्तौल तानकर चिल्लाने लगा, मगर आमिर और ठकुराइन ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। कबीर पर तो उस वक्त जुनून सवार था। वह मदीहा को मारने पीटने लगा और गालियों की बौछार करता रहा, मगर ठाकुर और आमिर ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मदीहा को बचाया। आमिर ने जब लाश को सीधा करके देखा तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही, क्योंकि ये लाश चौधरी के बाग में काम करने वाले उस लड़के की थी जिसे 1 साल पहले चौधरी ने काम पर रखा था। तीनों कुछ सेकंड लाश को हैरानी से देखते रहे। सुबह होने को थी और लाश को अगर ठिकाने लगाना भी चाहते तो आखिर कहाँ लगाते। दूसरी तरफ मामला घर की इज्जत का था। चौधरी और उसके बड़े बूढ़ों की पूरी ज़िंदगी की बनाई हुई इज्जत खाक में मिलती नज़र आ रही थी। तीनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ठाकुर हॉल में जाकर बैठ गए। आमिर और कबीर कमरे के कोने में थे और दूसरे कोने में लाश पड़ी थी। कबीर ने कहा कि अब बेइज्जत होने के सिवा कोई चारा नहीं। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है और पूरा गांव, आसपास के दूसरे गांवों में भी ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। कबीर कहते हुए उठा और अपने बाप के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, बाबा चलिए हम खुद ही जाकर थानेदार को सच्चाई बता देते हैं। ठाकुर ने कहा कि हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में बदनामी ही लिखी है तो क्या किया जा सकता है। वह दोनों ये कहते हुए थाने जाने के लिए अभी उठे ही थे, मगर आमिर कुछ सेकंड सोचने के बाद बोला, कबीर रुक जाओ और मेरी बात सुनो। यह सुनकर कबीर और ठाकुर आमिर की तरफ पलटकर देखने लगे। ठाकुर ने कहा, अब रह क्या गया है। आमिर ने कहा, मेरे पास एक हल है जो इस घर की इज्जत को कोई धब्बा नहीं लगने देगा। ठाकुर हैरानी से आमिर की तरफ देखने लगा और कबीर भी सवालिया नज़रों के साथ चुपचाप खड़ा था। उस वक्त तक ठकुराइन भी आ चुकी थी। आमिर ने कहा, आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। वह सब बेचैनी की हालत में बैठकर और सवालिया नज़रों से आमिर की तरफ देखने लगे। आमिर ने वक्त बर्बाद ना करते हुए कहा कि कबीर, बात बहुत आसान और छोटी है। तुम थानेदार को ये बयान दोगे कि आमिर और इस लड़के ने मिलकर हवेली में डकैती की कोशिश की और गहने और नकदी लेकर फरार होने ही वाले थे कि अचानक हमने पकड़ लिया, मगर इन सब में माली तो मर गया मगर आमिर जिंदा पकड़ा गया। यह सुनकर कबीर, ठाकुर और ठकुराइन ने आमिर की तरफ चौंक कर देखा। मदीहा भी नज़र नीचे किए चुपचाप खड़ी थी। कुछ मिनट की खामोशी के बाद ठाकुर बोला, देख बेटा आमिर, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू पराया नहीं है और इस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है बेटा, मगर हम भी ख़ानदानी लोग हैं। हम अपने आप को बचाने की खातिर तुझे सलाखों के पीछे नहीं धकेल सकते, इसीलिए जो सच है वही हमें बताने दे। आमिर ने फिर से कहा, देखो अगर आप वाकई मुझे अपना बेटा समझते हैं तो जो मैं कहता हूँ वही करें। ज़रा सोचिए, कल मदीहा की शादी करनी है और आपकी बनाई इज्जत और दबदबा गांव पर है। अगर ये बात हम 5 के अलावा किसी और को पता चल गई तो आप किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर ने फिर मना करने की कोशिश की, मगर आमिर ने कहा कि आपके मुझ पर पहले ही बहुत एहसान हैं और वैसे भी मेरा दुनिया में है ही कौन, इसीलिए मुझे इन सारे एहसानों का कुछ तो बोझ उतारने दें। ठकुराइन चुप्पी तोड़ते हुए बोली, आमिर तू ये क्यों कहता है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं? क्या हम सब तेरे नहीं हैं? यह सुनकर आमिर मुस्कुराया और बोला, माँ आपको मैं अपना समझता हूँ, तभी तो आपकी इज्जत को बचाने के लिए यह कदम उठा रहा हूँ। इसी दौरान कबीर ने कुछ कहना चाहा, उसके मुंह से निकला मगर पर अगले ही पल उसकी बात को बीच में रोकते हुए आमिर बोला, मेरे साथ चलिए। फिर वह कुछ कहे बगैर आमिर के पीछे पीछे उस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ लाश पड़ी थी। वहाँ पहुंचकर आमिर ने कहा, कबीर, हो सकता है कि थाने जाकर ये कहानी सुनाने के बाद भी पुलिस तुम लोगों पर शक करे और असली बात समझ जाए। कबीर ने हैरानी से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आमिर ने कहा, कबीर ऐसा करो, बाबा के कमरे में जाकर वहाँ से बाबा का पिस्टल लाकर मुझे दे दो, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि हम दोनों वाकई डकैती की नीयत से यहाँ आए थे, और मेरे घुटनों में एक गोली अपनी पिस्तौल से मार दें, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि मैं तुम दोनों के साथ हुई हाथापाई में ज़ख्मी हुआ हूँ, और तिजोरी का दरवाज़ा खोलकर थोड़े से गहने और नकदी इस लाश के पास फेंक दो। यह सुनकर कबीर और चौधरी थोड़ा सोच में पड़ गए, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ऐसा करना फ़ायदे में था, जो कि इस बात का सबूत था कि आमिर और माली डकैती करने की
लिए हवेली में आए थे। इसीलिए कबीर ने एक गोली आमिर के घुटनों में मारी और गहने और नकदी को लाश के पास डाल दिया। कबीर आमिर के पास ही रहा ताकि ये साबित हो सके कि उसने आमिर को जख्मी हालत में पकड़ा है। ठाकुर थाने गए और कुछ देर बाद पुलिस के साथ वापस आए। रास्ते में आते हुए ठाकुर और पुलिस के साथ गांव के कुछ लोग भी थे। पुलिस कमरे में दाखिल हुई। कबीर आमिर पर पिस्टल ताने खड़ा था और आमिर एक कोने में जख्मी टांग के साथ ज़मीन पर बैठा था। पुलिस के आते ही कबीर ने कहा कि थानेदार साहब, ये पिस्तौल आमिर से मिला है। इस पिस्टल में आमिर ने अपनी उंगलियों के निशान पहले ही डाल दिए थे ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि पिस्टल आमिर के हाथ में था। और जब ठाकुर पुलिस को लेने गया था तब कबीर के कहने पर एक गोली कबीर के हाथ में भी मार दी थी ताकि पुलिस को यकीन दिलाने में आसानी हो जाए। पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार किया और थाने ले गई। कुछ दिनों में आमिर को अदालत में पेश किया गया। जज के सामने बगैर कोई नानुकुर किए आमिर ने इस गुनाह को कबूल कर लिया और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। अदालत से सीधा जेल भेज दिया गया। अदालत से जेल जाते हुए ठाकुर ठाकुरायन और बाकी सारे घर वाले शुक्रगुजार नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे और आमिर दिल ही दिल में बहुत सुकून में था कि उसने ठाकुर के एहसानों का बदला चुकाने के लिए मौका मिला। जेल में उसकी कैद के दिन शुरू हो चुके थे। दिन से रात और रात से दिन बीतते चले जा रहे थे। जेल में उसका अच्छा बर्ताव देखकर पुलिस भी उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रही थी, क्योंकि वह जेल में कानून का पालन करता था और सबके साथ अच्छे से रहता था, चाहे वे उसके साथ ही कैदी हों या जेल के गार्ड। इस जेल की ज़िंदगी में उससे मिलने ना तो कभी ठाकुर या ठाकुरायन आए और ना ही कभी कबीर या मदीहा। वो आ भी कैसे सकते थे, क्योंकि दुनिया वालों की नज़रों में तो आमिर उनका मुजरिम था। जेल में वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और 11 साल का वक्त गुजर गया। एक दिन जेलर ने आमिर को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, आमिर तुम्हें मुबारक हो। अच्छे बर्ताव की वजह से सरकार ने तुम्हारी सज़ा कम करते हुए बाकी के साल की सज़ा माफ़ कर दी है, इसलिए तुम्हें अगले हफ्ते जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर आमिर बहुत खुश हुआ और साथ ही थोड़ा उदास भी, क्योंकि जेल से रिहाई के बाद वह हवेली नहीं जा सकता था और ठाकुर ठाकुरायन कबीर और मदीहा से भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो गांव वाले ज़रूर समझ जाते कि मामला कुछ और था। बहरहाल फिर भी आमिर रिहाई की खुशी में मगन था। वह इंतज़ार कर रहा था कि कब यह एक हफ्ता गुजरे और वह जेल की दीवारों से बाहर हो। यह 7 दिन तो उसे इन 11 सालों से भी ज़्यादा बड़े लग रहे थे जो उसने इस जेल में गुजारे थे। फिर वह दिन भी आ गया जब उसे जेल से रिहाई मिली। उसकी खुशी की कोई हद न थी। वो जेल से निकला और गांव में अपने घर की तरफ आया। रात का वक्त हो चुका था। वह अपने घर में आया और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। 11 साल बाद भी कुछ बदला नहीं था। उसके घर में वही चारपाई, चटाई और कुछ ज़रूरत के बर्तन और दीवार पर लगी उसके माँ बाप की फ़ोटो थी। वह बेचैन था कि कब ठाकुर के घर जाऊं और सारे घर वालों से मिलूं, मगर उसने सोचा थोड़ी सी रात और हो जाए ताकि गांव में सन्नाटा हो और उसे ठाकुर की हवेली की तरफ जाते हुए कोई न देख सके। उसने ये सोच रखा था कि अगर रास्ते में कोई इंसान मिल भी गया तो कह दूंगा कि मैं ठाकुर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा। रात का आखिरी पहर शुरू होने को था। आमिर उठा और हवेली की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वह हवेली के दरवाजे पर पहुँच चुका था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और सामने कबीर खड़ा था। कबीर उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके चेहरे पर कोई खुशी, कोई चाहत के भाव दिखाई नहीं दिए। शायद वह आमिर को इस तरह अचानक आने पर हैरान था। पल भर में कबीर ने उसकी तरफ देखने के बाद कहा, अंदर आओ। आमिर के अंदर आने के बाद कबीर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। कबीर के कमरे से एक औरत बाहर आई जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। कबीर ने कहा, ये मेरी बीवी है। 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी और हमारे 2 बच्चे भी हैं जो इस वक्त सो रहे हैं। आमिर ने पूछा, ठाकुर और ठाकुरायन और मदीहा कहाँ हैं? कबीर ने जवाब दिया, तुम्हारे जेल जाने के बाद कोई 3 साल गुजरे थे कि हमने मदीहा की शादी कर दी तो अपने ससुराल में है। उसका ससुराल बहुत अच्छा खाता पीता घराना है। यह सुनकर आमिर बहुत खुश हुआ और कहा, चलो शुक्र है। इसी दौरान कबीर की बीवी उसके लिए चाय ले आई। चाय का कप पकड़ते हुए आमिर ने कबीर से पूछा कि माँ और बाबा कहाँ हैं? उसने आमिर की तरफ देखते हुए कहा कि वे दोनों दुनिया में नहीं रहे।
यह सुनकर आमिर चुप हो गया और कबीर का चेहरा देखने लगा। कबीर ने कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बताया, मदीहा वाले हादसे के बाद बाबा की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। दरअसल वह दिल के मरीज़ बन चुके थे। फिर एक रात उन्हें हार्ट अटैक आया और इस दुनिया से चले गए। यह सुनकर आमिर की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने अपनी बात जारी रखी, दरअसल उन्हें मदीहा का गम खा गया। आमिर ने पूछा, और माँ? कबीर ने जवाब दिया, मदीहा की इस हरकत पर माँ तो बाबा से ज़्यादा दुखी थी, मगर जब से बाबा की मौत हुई वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और किसी से बात ना करती। फिर एक सुबह जब उन्हें जगाने के लिए नौकरानी उनके कमरे में गई तो वह बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। दरअसल वह दोनों ही मदीहा के सदमे को ना झेल पाए। ना चाहते हुए भी बाबा की मौत के बाद मैंने जल्दी शादी कर ली ताकि माँ अपने पोता पोतियों को खेलते देखे तो शायद मदीहा के गम को भूल सके। मगर मदीहा की इस हरकत ने उन दोनों के दिलों पर कुछ ऐसे गहरे ज़ख्म लगाए कि कोई भी मरहम उसे ना मिटा सका। आमिर के पास कहने को कोई भी बात न थी। कुछ देर बाद वह बोला, कबीर, मुझे अपने बच्चों से तुम मिलवाओ। उसने कहा कि इस वक्त दोनों सो रहे हैं, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। आमिर कबीर के साथ जाकर कमरे में दोनों बच्चों को देखा और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और फिर वह दोनों बाहर हॉल में वापस आ गए। बाहर हॉल में आकर आमिर ने कबीर से कहा, कबीर, अब मैं चलता हूँ क्योंकि इस वक्त इतनी देर हमारा मिलना ठीक नहीं। गांव वाले कहीं शक करना शुरू ना कर दें और जो राज हमने आज तक छुपाया है कहीं खुल ना जाए। धीरे धीरे जब तुम गांव वालों को यकीन दिला दोगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो फिर हमारा मिलना आसान हो जाएगा। फिर तुम मुझे मदीहा से भी मिलवाना। ये कहकर आमिर बाहर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, मगर कबीर ने उसको आवाज़ दी, आमिर, मेरी बात सुनो। उसने मुड़कर देखा तो कबीर ने कहा, बात यह है कि तुम तो जानते ही हो हमारे इस गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी एक हैसियत है और रुतबा है। लोग हमें दूर दूर तक झुककर सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं, और तुम गांव वालों की नज़र में एक मुजरिम हो। अगर तुम मुझसे और मदीहा से मिलना जुलना शुरू कर दोगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और हमारे रिश्तेदार और मदीहा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। ज़रा सोचो, अब दुनिया वालों की नज़रों में तुम जेल जा चुके मुजरिम हो और हम ख़ानदानी और इज़्ज़तदार ठाकुर लोग हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब दोबारा यहाँ कभी मत आना और ना ही हमसे कभी मिलने की दोबारा कोशिश करना। आमिर सख्ते की हालत में कबीर की तरफ हैरानी से देख रहा था। वह कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर न जाने जैसे उसके ज़बान को ताला लग गया हो। शायद उसके पास कहने को कुछ बाकी न रहा था। वह चुपचाप वहाँ से निकलकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुबह हो चुकी थी। रास्ते में गांव के कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। उसे पास से गुजरता देखकर उन्होंने पूछा, सुनाओ आमिर, कैसे हो? जेल से रिहाई मिल गई? उनकी बात का जवाब देते हुए वह आगे बढ़ गया। चलते हुए उसके कानों में उन गांव वालों की आपस में होती बातें साफ सुनाई दे रही थी। देखो, ऐसे होते हैं कमीने लोग। ठाकुर ने इसके लिए सारी ज़िंदगी क्या कुछ नहीं किया, मगर इसने ये सिला दिया ठाकुर को। उसके ही घर में जाकर डाका डाला। इसे कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब आगे आमिर क्या कह सकता था और क्या कर सकता था? उसने तो अपनी तरफ से ठाकुर के एहसानों का बदला चुकाने के लिए सब किया था, और आज अगर वह किसी को सच्चाई बताने भी लगता तो उसकी बात पर भला कौन यकीन करता। बेहतर यही था कि वह खामोश रहे, क्योंकि अगर ठाकुर ने उस पर एहसान किए थे तो उसने भी उनके एहसानों का बखूबी बदला चुकाया था, और वह भी इतना बड़ा। जो होना था हो चुका था। वह अपने घर पहुंचकर फिर से कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। बैठे बैठे न जाने उसकी कब आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक सुकून उसके चेहरे पर था। वह फैसला कर चुका था। दीवार पर टंगी अपने माँ बाबा की फ़ोटो उतारी और थोड़ा बहुत सामान पैक किया और वह स्टेशन की तरफ बढ़ गया। अब वह एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। अगर वह गांव में रहता तो लोगों के ताने उसे मार डालते, क्योंकि जो भी गांव वालों को पता था उस पर गांव वालों का बर्ताव भी जायज़ था। इसीलिए उसे बेहतर यही लगा कि वह यहाँ से कहीं दूर निकल जाए। इस तरह वह अगले दिन शहर पहुँच गया और फिर वहाँ जाकर कुछ दिनों बाद उसने काम और रहने के लिए जगह ढूंढ ली और फिर हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस गया। हालांकि गुजरे हुए वक्त की यादें कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसका दिल बहुत करता था कि वह अपने गांव वापस जाए,
लेकिन अब उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताया ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लगी। और अब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।